हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग पर हम विशेष चर्चा करेंगे ताकि इसमें होने वाले सभी कन्फ्यूज़न को खत्म कर सकें। सबसे पहले भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाई गई। जो विधान बनाया गया उसमें से 3 तरह के कार्य करने वाले 3 अंग बनाए गए। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस प्रकार से भारत में किसी भी तरह का कानून बनाने का जो कार्य है वो विधायिका को प्राप्त है। विधायिका कोई भी नियम, विधेयक, बिल बनाती है और उसे लागू करने का जो शक्ति प्राप्त है वो कार्यपालिका के पास है। विधेयक को लागू करने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका को प्राप्त है, और यदि कोई लागू करने पर इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा देने का जो प्रावधान है अर्थात न्याय की व्यवस्था शक्ति जो है वो न्यायपालिका को प्राप्त है। इस प्रकार से यहाँ समझते हैं कि ये विधायिका जो है, विधायिका जो नियम बनाती है यानी विधेयक बनाती है, विधेयक बनाने का कार्य करती है, बिल बनाती है, और ये कार्यपालिका है जो इसे लागू करती है। इस प्रकार से कार्यपालिका के लागू करने में अगर कोई न्यायिक उल्लंघन होता है तो इस न्यायिक उल्लंघन को सजा देने का जो प्रावधान है वो न्यायपालिका को प्राप्त है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विधायिका जो है वो बिल बनाती है या विधेयक बनाती है, बनाने का कार्य करती है, और इसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। और उसे लागू होने में अगर कोई ऐसी न्यायिक उल्लंघन होता है तो उसको सजा देने का प्रावधान जो है हमारी न्यायपालिका है। यानी ये तीनों अंग मिल करके सरकार के 3 अंग जो कार्य करते हैं। यहाँ हमारे संसदीय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्थित किया गया है तीनों अंगों को। इस प्रकार से हमारी जो सरकार है 3 अंगों से मिलकर कार्य करती है। 3 अंग जो हैं वो सरकार के सबसे इम्पॉर्टेंट अंग हैं और तीनों के मिलने से सरकार का संचालन होता है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कार्यपालिका को, सबसे पहले समझते हैं। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका शक्ति जो होती है केंद्र एवं राज्य 2 भागों में बंटवारा किया गया है और दोनों में ये कार्यपालिका शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ हम सबसे पहले केंद्र में देखेंगे। केंद्र में सबसे कार्यपालिका का जो अध्यक्ष प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, पूरे राष्ट्र का मालिक जो कह सकते हैं उसे राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो होता है वो उपराष्ट्रपति, और उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने के लिए उसकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री परिषद होते हैं, जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि ये 3 मंत्री होते हैं। इस प्रकार से अगर कैबिनेट मंत्री को समझे तो ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उसके मामले में ये प्रमुख होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि ऐसे जैसे भी मंत्रालय हैं उनके वे प्रमुख होते हैं। और दूसरे जो राज्य मंत्री हैं इन्हें या तो मंत्रालय के विभागों में स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, या तो ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उन्हीं से संबद्ध रखते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्री से संबंधित होते हैं तथा उनकी प्रशासनिक जो या राजनीतिक या संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता भी करते हैं। ये हमारे 3 मंत्री परिषद जो 3 प्रकार के होते हैं उनका परिचय हो गया। जैसा कि आप लोग देखिए कि कार्यपालिका में प्रमुख राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों को बताया गया, ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यहाँ तक ये केंद्र के यानी संघ के कार्यपालिका शक्ति हो गई। अब हम राज्य के बारे में देखते हैं। राज्य में जो होते हैं कार्यपालिका शक्ति कार्य, जो कार्यपालिका के अंग होते हैं, पहला राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्री परिषद। जैसे कि सेम केंद्र में देखें वैसे ही राज्य में भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम विधायिका को समझेंगे। इस प्रकार से विधायिका भी कार्यपालिका की तरह 2 केंद्र एवं राज्यों में दोनों में आवंटित किए गए। जैसे कि केंद्र में जो होते हैं कार्यपालिका वो उसे हम संसद कहते हैं, संसद, और राज्य में जो होते हैं उसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो विधायिका जो है केंद्र में उसे संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा।
से मिलकर बना होता है। जैसे कि संसद के 3 स्तंभ होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। अब अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाने के बाद आपको अलग से कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग तरीके से जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर भी यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे कि विधायिका जो होती है वो केंद्र और राज्य दोनों में आवंटित किया गया है। जैसे कि केंद्र में जो विधायिका होता है वो संसद होता है। संसद के भी 2 पार्ट बताए गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जब सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद यानी एमपी भी कहा, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। और वही जब राज्य में विधायिका होती है तो उसे विधानमंडल कहा गया है। विधानमंडल को भी 2 भागों में आवंटित किया गया है, जैसे कि एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा जो है उसको देखिएगा, विधानसभा जो है हमारे 2800 राज्यों में आपको उपस्थित मिलेगा, लेकिन विधान परिषद है कहीं कहीं ही। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे 6 स्टेट्स में ही विधान परिषद अभी मौजूद है, लेकिन विधानसभा जो हमारे 2800 राज्य में अभी उपस्थित है। जैसे कि इस प्रकार से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम एमएलए कह सकते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, विधान परिषद के सदस्य। तो ये रहा हमारे विधायिका यानी विधानसभा, या कह सकते हैं संसद और विधानमंडल के बारे में। अब हम देखते हैं ये न्यायपालिका जो है, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि यहाँ भारत की जो न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि केंद्र एवं राज्यों में कार्यपालिका और विधायिका जो अलग अलग सीटें आवंटित थी, अलग अलग बंटवारा हुआ था, वैसे यहाँ न्यायपालिका को नहीं दिखाया गया है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और इसमें एकीकृत न्यायपालिका होती है। ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं और इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर आप क्रम से हाई कोर्ट जा कर के अपने वादों को सुलझाने का काम करते हैं, या जो कुछ भी आपको संतुष्टि लेने के लिए आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा कर के आप अपनी संतुष्टि को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्रम से रखा गया है, पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और नीचे सबसे अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ सबसे पहले आप अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे, अगर इससे संतुष्टि नहीं मिलती तो उच्च न्यायालय में जाएंगे, और इससे संतुष्टि या सर्वोच्च न्यायालय में आपको जगह मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ न्यायालय को एकदम स्वतंत्र रखा गया। इसमें कोई भी राज्य एवं केंद्र से आवंटित नहीं किया गया। इसमें कोई नियम नहीं है कि यदि आप राज्य से हैं तो राज्य को सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बातों को रखने के लिए जा सकते हैं। तो ये रहा हमारे सरकार के 3 अंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों को अलग अलग पार्ट वाइज करने का काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से सरकार के तीनों अंगों को समझा जा सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने ऐसे करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और अलग अलग तरह से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।